नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 16 अक्टूबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो रहेगा वो है सिक्योरिंग द स्टेट। बीएसएफ का जो ज्यूरिसडिक्शन है बॉर्डर एरिया स्टेट्स में, उसमें एक्सटेंशन को लेकर के जो अभी एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, जिसमें कि पंजाब, वेस्ट बंगाल की सरकारों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये यूनिलैटरल डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमने एक्सप्लेन पेज पूरा डिटेल में डिस्कस किया था और वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। एक बार इसकी समरी लेंगे। इसके अलावा फिर से नीट के आर्टिकल को लिया हुआ है। नीट पर आर्टिकल है कि कैसे नीट जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी काम कर रही है कि गरीब परिवार के बच्चे या जो मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। जो नीट एग्ज़ाम होती है, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है ना, तो उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर रिफॉर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो पॉइंट बताए जा रहे हैं, तो ये लास्ट में एक बार देख लेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे आर्टिकल वो रहेगा स्टेट, सिटी एंड यू, सरकार का क्या रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ में हम खुद, तीनों के बीच में लिंक। अच्छा आर्टिकल है, एक एनेक्डोट से स्टार्ट किया जा रहा है, देखेंगे इसको। फिर ये आर्टिकल है फ्री टू फ्लाई हाई। इस आर्टिकल में एयर इंडिया का जो अभी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, 100% स्टेक्स को सेल कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसको लेकर के ये आर्टिकल बताया जा रहा है। और लास्ट में ये जो आर्टिकल है वीकनिंग द फॉरेस्ट शील्ड, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है जिसमें पब्लिक कमेंट्स मांगे गए हैं, 15 दिन का टाइम दिया गया है कि हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 को अमेंड करेंगे, ठीक है। तो उस जो प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया हुआ है ना पब्लिक डोमेन में, उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट है उनको पूरा डिटेल में, बाकियों की समरी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो है वीकनिंग द फॉरेस्ट शील्ड। इस आर्टिकल को लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अर्पिता कोडिवेरी ने। फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये ज्योग्राफीज में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरिया होता है, जिसको रेगुलेट करने की बात भी करो तो भी मुश्किलें होती हैं, कंजर्व करने की बात करो तो भी मुश्किलें होती हैं, डेवलपमेंट की बात आती है तो भी फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और साथ में वो जो फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज़ है जिनको हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोलते हैं, उनके लिए भी चैलेंजेस कोई कम नहीं होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो फॉरेस्ट हमेशा सेंटर में होते हैं, चाहे आप कंजर्वेशन की बात करो, क्लाइमेट चेंज की बात करो, ग्लोबल वार्मिंग की बात करो या डेवलपमेंट की बात करो। तो ऐसे में 2 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो एक लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, उसमें 14 एस्पेक्ट्स दिए गए हैं कि किस तरीके से फॉरेस्ट लेजिस्लेशन, पर्टिकुलरली जिसकी हम बात करेंगे वो रहेगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट FCA 1980, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे 14 एस्पेक्ट्स हैं, उनको चेंज किया जाएगा जिससे कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ प्रॉपरली बढ़ सके। दूसरा कि फॉरेस्ट एरिया को अगर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पजेस के लिए डाइवर्ट करना हो तो मुश्किलें ना आए। तो एक तरफ तो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, पर दूसरी तरफ यहाँ पर राइटर ये बोल रही हैं कि सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाने की बात हो रही है ना, अभी ये जो ड्राफ्ट या फिर आप कह सकते हो ये जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उसके हिसाब से यूँ लग रहा है कि सरकार या मिनिस्ट्री डेलिबरेटली परमिट करना चाह रही है कि किसी भी तरीके से अगर डेवलपमेंट आ सके और प्रोग्रेस के नाम पर फॉरेस्ट एरिया को अगर क्लीन करने के लिए कुछ गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेने में प्रॉब्लम आए तो उन क्लियरेंस वाले बैरियर्स को हटा ही दिया जाए। तो इसी चीज़ को लेकर के मेन यहाँ पर कंटेंशन की बात आ जाती है कि जी मुद्दा यहीं पे आके फंसता है कि क्लियरेंस देने का जो कारण था, आपके पास में जो भी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनमें फॉरेस्ट क्लियरेंस से रिलेटेड जो भी मुद्दा है वो देखो डिस्कस किया जाता है कि जो भी वहाँ पर रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उन लोगों से डेमोक्रेटिक मैनर में अच्छे से डिस्कशन हो। दूसरा, मिनिस्ट्री भी अपनी तरफ से पूरे प्लस एंड माइनस जितने भी हैं उनको सारों को कंसिडर करके फिर बाद में अप्रूवल दे कि हाँ जी इस एरिया को, फॉरेस्ट एरिया को हम नॉन फॉरेस्ट्री पर्पजेस के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या तो कॉम्पनसेशन हो सकता है, किस तरीके से नए फॉरेस्ट एरिया को हम डेवलप कर सकते हैं, है ना। क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है, ये तो हमें भी पता है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट ये दोनों को हमें हैंड इन हैंड पैरेलली लेके चलना होगा। एक भी चीज़ को हम आगे करेंगे तो दूसरी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो दोनों में बैलेंस करना ज़रूरी है।
तो ग्राम सभा से अप्रूवल लेना, जैसे हम देखते हैं शेड्यूल फिफ्थ और शेड्यूल सिक्स्थ, ठीक है, जो कि ट्राइबल एरिया से एसोसिएटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उनमें सीधा सा प्रोविज़न क्या है कि फॉरेस्ट एरियाज़ में अगर कोई भी फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर लेना होगा तो वहाँ पर रहने वाले लोगों से कंसेंट तो लेनी पड़ेगी, और वो वहाँ की जो एंटिटी है दैट इज़ ग्राम सभा। ग्राम सभा के लोग जब हाँ कह दें तो आप उसको सही तरीके से आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो भी आप अपना प्रोविज़न या जो भी कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी या कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, रोड, रेलवेज, कुछ भी, या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है फॉरेस्ट एरिया के बीच में, वहाँ पर कोई प्लांटेशन का काम भी करना हो तो ग्राम सभा से पूछना ज़रूरी है। पर अभी जिस तरीके से मिनिस्ट्री ने जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर रखा है उससे यूँ लगता है कि रेगुलेशन की बजाय गवर्नमेंट अब डी रेगुलेशन की तरफ जाना चाहती है। डी रेगुलेशन का मतलब ये हो गया कि किसी भी तरीके से एक कम से कम हर्डल्स का सामना करना पड़े कोई भी अगर डेवलपमेंट के नाम पे कोई प्रोजेक्ट फॉरेस्ट एरिया में शुरू करना पड़े तो। साथ में राइटर ये भी बोल रही है कि ये जो लॉ है इसको कुछ टीथ भी देने की बात की जा रही है, मतलब इसको थोड़ा सा इफेक्टिव और आप कह सकते हो स्ट्रिंजेंट भी करने की बात की जा रही है, जिसमें कि फॉरेस्ट एरिया को डिफाइन कैसे किया जाएगा डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस एरिया को फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा ना उसको फिर बाद में प्रिस्टाइन एरिया की तरह ट्रीट किया जाएगा। प्रिस्टाइन का मतलब एकदम प्योर, नॉन पॉल्यूटेड, नॉन स्पॉइल्ड, ठीक है, जहां पर कोई भी सिविलाइजेशन की वजह से जो फॉरेस्ट एरिया अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो इस तरीके से स्ट्रिंजेंट भी बनाए जा रहे हैं लॉज को, और दूसरी तरफ डाइवर्जन के लिए भी बहुत ज़्यादा छूट दी जा रही है, एक्सेप्शंस दी जा रही है, एग्जम्पशंस दिए जा रहे हैं जो भी डेवलपमेंट के नाम पे एक्टिविटीज़ है। तो इस चीज़ को तो प्रेज़ किया जाता है कि हाँ चलो अच्छी बात है कि लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉरेस्ट एरिया के लिए आपने जो प्रिस्टाइन एरिया डिक्लेयर करने की बात की है कि हाँ जी प्योर एरिया है, वो तो अच्छा है, पर डीरेगुलेट करना जिससे कि ग्राम सभा जो कि लोकल्स हैं उनकी बात अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर उनके नेचुरल रिसोर्सेज को जिनके ऊपर उनका राइट है उसको आप उनके बिना कंसेंट के डाइवर्ट करोगे तो वो जस्टिस नहीं होगा। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो भी अभी चेंजेस लाए जा रहे हैं, अमेंड किए जा रहे हैं, अब 2014 से लेकर अब तक बहुत सारे चेंजेस किए जा चुके हैं, जिनमें कि अब चेंजेस किए जाने से पहले ड्राफ्ट रिलीज़ करना होता है पब्लिक डोमेन में। तो उसके लिए आप देखो कि एक तो ड्राफ्ट ऑलरेडी रिलीज होया हुआ है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, और इसका भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अगर लाया जाता है तो वहाँ पर लोकल कम्युनिटी से अगर कंसल्ट नहीं करोगे, अगर आप वहाँ पर प्लस एंड माइनसेस को प्रॉपरली, कहते हैं ना कि प्रो एंड कॉन्स, दोनों को ढंग से नहीं एनालाइज किया तो फिर वो डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। इसके अलावा एनवायरमेंटल क्लियरेंस को शॉर्टकट में लेके आना जिससे कि इंडस्ट्रीज़ को टाइम ना लगे और वो जल्दी जल्दी अपना काम कर सके, बट इसके चलते नुकसान किसको होता है? इकोलॉजी को। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए, इवन यहाँ तक कि आप देख सकते हो कि शूट एट साइट, अगर कहीं पर भी कोई इंडिविजुअल कोई ऐसी एक्टिविटी करता मिल गया जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और रूल्स हैं उनको वायलेशन में आते हैं वो एक्टिविटीज़, तो उनको शूट एट साइट, इस तरीके की एक्टिविटी, या फिर वाइल्ड लाइफ के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करने को गवर्नमेंट रेडी दिख रही है। तो देखो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है ये जो कुछ भी चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाए जा रहे हैं। खैर, हमारा जो इस आर्टिकल में फोकस है दैट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। इसमें देखा जाए तो एक अटेम्प्ट किया जा रहा है कि एनवायरमेंटल लॉज को एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाए, सभी को एक साथ नहीं, अलग अलग लॉज को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाए। अब गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट का टारगेट क्या आ रहा है अभी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि कैसे भी करके डीरेगुलेटेड मैनर में अगर हम फैसिलिटीज़ देंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो डेवलपमेंट भी आसानी से होगा और इंडिया प्रोग्रेस कर पाएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है। पर बोले इससे कितना ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो जाएगी जो लोग वहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल सेफ गार्डिंग के लिए हमारे पास में लॉज अवेलेबल हैं, रेगुलेशंस अवेलेबल हैं, अगर उनको हम वीक कर देंगे तो ये तो एक चीज़ हो गई कि अगर कोई भी एंटी एनवायरमेंटल डिसीजन मिनिस्ट्री के द्वारा लिया जाता है तो उसको कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं कर पाएगा, फिर तो ये तो इस तरीके के कानून बना दिए। इसके अलावा राइटर ये बोलना चाह रही हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो अभी ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट है इसमें आप देख सकते हो कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, मतलब कि किस किस एरिया में इस लॉ को अप्लाई किया जा सकता है, उस
ज्यूरिस्डिक्शन को भी रिड्यूस करने की कोशिशें की जा रही है, जिस तरीके से ये डॉक्यूमेंट अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जैसे कि एक तो है डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की डेफिनेशन अभी तक जो चल रही है ना, वो देखो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसका केस का नाम है TN गोधावर्मन केस। इस वर्डिक्ट के बेसिस पे यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी तरफ से डेफिनेशन दी थी कि फॉरेस्ट लैंड की डेफिनेशन क्या होगी। तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए, छूट देने के लिए कि फॉरेस्ट एरिया जो है उसका एरिया कम है एज कंपेयर टू द बेसिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट्स डेफिनेशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिनेशन दी उसके कंपैरिजन में जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम है और बाकी फॉरेस्ट एरिया को डाइवर्ट किया जा सके। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट की इस डेफिनेशन को ओवरकम करना चाहती है सरकार। दूसरा राइटर यहाँ पे ये बताना चाह रही हैं कि बॉर्डर एरिया है, मान लो कोई फॉरेस्ट एरिया के आसपास में ही कोई आप कह सकते हो ना फॉरेस्ट पेरीफेरी के अंदर ही कोई एक्टिविटी करना चाहता है, तो वहाँ पर मान लो कोई प्राइवेट लैंड है, किसी की ज़मीन है, या फिर प्लांटेशन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना चाहते हैं, तो बोले, और या फिर 1980 से पहले रेलवेज़ के लिए या हाईवेज़ के लिए लैंड एक्वायर कर रखी है मिनिस्ट्रीज़ ने। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि इन सारी एक्टिविटीज़ को आप कंटिन्यू करवाने के लिए ये चेंजेस ला रहे हो, जिसके अंदर फॉरेस्ट एरिया की डेफिनेशन भी चेंज करना चाहते हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले से दी हुई है। इससे क्या होगा कि एक तरीके से फॉरेस्ट लैंड को आप नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ के लिए डाइवर्ट करना चाह रहे हो। इसके आगे राइटर ये बोलना चाह रही हैं कि एम्फेसिस मेनली दिया जा रहा है कि एक ऐसा रेगुलेटरी रिजीम या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बनाना जिससे कि इनेबलिंग प्रोविजंस ज़्यादा हो। इनेबलिंग का मतलब कुछ नया काम ज़्यादा किया जाए। अब देखो, हमें पता है क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा मुद्दा बन के अभी निकल के आ रहा है। तो उस केस में कार्बन सिंक की अगर बात की जाए कि पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट के तौर पे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन फैल रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए, तो उसमें प्लांटेशन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इस केस में अगर प्लांटेशन को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो और एक तरफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसको इग्नोर करना चाहते हो, तो दोनों में तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि कैसे आप प्लांटेशन को प्रमोट करोगे। एक तरफ तो डिफॉरेस्टेशन लाना चाह रहे हो और दूसरी तरफ प्लांटेशन लाना चाह रहे हो, तो दोनों चीज़ों को अगर एक साथ करोगे तो फिर बाद में नेट जो इफेक्ट आना चाहिए वो आपको ज़्यादा कोई एनकरेजिंग नहीं मिलेगा। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि डिफॉरेस्टेशन करके फिर प्लांटेशन प्रमोट किया जाए तो थोड़ा डाउट में आ जाती है चीज़ें। इसके अलावा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाया जा रहा है, तो इसमें जो स्क्रूटिनी होनी है, मतलब जो भी चेक एंड बैलेंसेस वाला जो काम होता है, मान लो कोई भी एक्टिविटी होती है ना, तो उसमें ये देखा जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट लाया जाता है फॉरेस्ट एरिया में तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो वो एक तरीके से स्क्रूटनाइज करना है, चेकिंग करनी होती है। तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे चुकी है कि जी हम ऑयल ड्रिलिंग को प्रमोट करना चाहते हैं। मान लो कोई फॉरेस्ट एरिया है और वहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अगर ऑयल रिजर्व से क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का हमारे पास में ऑप्शन हो, क्रूड ऑयल ही नहीं नेचुरल गैस भी, तो बोलो उसको हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बेसिस पे एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके लिए कोई भी मतलब एक तरीके से क्वालिफिकेशन की इनकी ज़रूरत नहीं होगी, बस इतना सा है कि हाँ क्रूड ऑयल वहाँ पर अवेलेबल है। तो वो जो स्क्रूटिनी होनी चाहिए ना कि एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पर क्रूड ऑयल निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। तो राइटर ये बोलना चाह रही हैं कि इकोलॉजिकल स्टडी अगर प्रॉपर नहीं करोगे और फिर उसको इग्नोर करते हुए अगर आप वहाँ से क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करोगे तो कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा जंगलों का। इसके अलावा इस अमेंडमेंट में कुछ प्रपोजल ये भी हैं कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि सिटीजन है या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा आप ओपिनियन लेना चाह रहे हो। पब्लिक डोमेन में आपने ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है कि हम ये अमेंडमेंट लाएंगे और पार्लियामेंट के कमिंग सेशन में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे बिल के तौर पे पार्लियामेंट में। तो राइटर ये बोल रही हैं कि कंसल्टेशन प्रोसेस के लिए थोड़ा टाइम तो होता ही है ना। आपने सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया है, तो 15 दिन के टाइम के अंदर एक्सपर्ट्स क्या तो इसमें अपना ओपिनियन दे पाएंगे और इतनी जल्दी टाइम के अंदर आप फिर इसको बाइंड अप करके और फिर जल्दी से जल्दी काम कर लो, अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करने में लग जाओगे कि हाँ विंटर सेशन में हमें बिल इंट्रोड्यूस करना है। तो सिटीजन्स का जो पार्टिसिपेशन है उसको आप लिमिट करके फिर बाद में लॉ ला रहे हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये देखो एंटी डेमोक्रेटिक मेथड हो जाता है। इसके अलावा राइटर का ये कहना है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोसेस है उसमें जैसे बता ही दिया कि ग्राम सभा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं, ठीक है,
जो भी एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं जो जंगलों पे डिपेंडेंट रहते हैं, अगर उनसे ही हम नहीं पूछेंगे तो फिर बाद में उन कम्युनिटीज़ का जो नुकसान हो रहा है वो फिर बाद में आप कैसे भरपाई कर पाओगे? क्योंकि होता क्या है कि उन लोगों से जब प्रॉपर कंसल्टेशन होगा तो रियल में पता पड़ेगा ना कि हाँ उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या क्या चैलेंजेस उनको सामना करना पड़ता है जब भी कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन जंगलों में लाया जाता है। तो ठीक है ना। तो ऐसे में एक्सेप्शन आप देना चाह रहे हो, फॉरेस्ट क्लियरेंस को इग्नोर करना चाह रहे हो, तो ऐसे में इसको प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बोल करके आप ले तो आओगे, पर एक्चुअल में जो मुश्किलें होंगी वो फिर लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है ना वो टोटली स्टेट के तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। स्टेट का मतलब होगी सरकार, और स्टेट के ऊपर देखो क्वेश्चन भी था अभी प्रीलिम्स में कि स्टेट का मतलब क्या होता है। मतलब सिंपल सा है कि पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज्ड एक सिस्टम जिसमें कि सरकार होगी, सरकार लोगों की वेलफेयर के लिए वो रूल लॉ एंड ऑर्डर वो सारे मेंटेन करेगी, दैट इज स्टेट। तो बोले सरकार के हाथ में ज़्यादा पावर चलती दिखाई दे रही है ना कि जनता के हाथ में, जबकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। फिर इसके बाद में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात करें तो इसमें प्रॉपर कंसल्टेशन फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के साथ होना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड के ऊपर असर देखने को मिलेगा, उनके अधिकार कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। अच्छा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में भी क्वेश्चन था, ठीक है ना, 2006 का ये लॉ था। तो ऐसे में कानून जब भी बने ना तो प्रॉपर डिस्कशन के बाद में होना चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट हो या नॉन फॉरेस्ट एरिया हो, उसका आइडेंटिफिकेशन भी अगर हो तो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के कंसल्टेशन के बेसिस पे होना चाहिए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हमारे पास में अवेलेबल है, पर अब मिनिस्ट्री अपनी तरफ से अपनी डेफिनेशन देना चाह रही है फॉरेस्ट एरिया की, तो वो फिर आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन में एक ही चीज़ है कि डीरेगुलेटरी अप्रोच आप लाना चाह रहे हो, पर इसकी वजह से एनवायरमेंटल लॉज को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो इसको प्रॉपर स्क्रूटनी की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी बहुत बड़ा क्राइसिस हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन है उसको लिमिट करना ज़रूरी है, नहीं तो कार्बन सिंकिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो कोई भी हम प्लांटेशन को प्रमोट करें तो उसके अंदर आप प्रॉपरली कह सकते हैं ना कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और कॉम्प्रोमाइज़ करके, मतलब फॉरेस्ट एरिया को कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर आप अपनी एक्टिविटीज़ कम से कम मत करो, ठीक है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे, पॉइंट टू पॉइंट राइटर ने यहाँ बताने की कोशिश की है। तो ये कंजर्वेशन वाला पॉइंट जो है हमारा जीएस पेपर 3 का उससे रिलेटेड है, तो कभी जैसे आ जाए क्वेश्चन तो आप डील कर पाओगे कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर के गवर्नमेंट के क्या कदम है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म के अंदर थोड़ा सा ये 2-4 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। वैसे तो क्रिटिसिज्म की कोई कमी नहीं है, तो आप इसके लिए आप प्लस पॉइंट्स और रेडी कर लो, ठीक है ना, कि डेवलपमेंट और एक तरफ। अच्छा, एक और पॉइंट था इसमें आपके सिलेबस में आता है, आप देखोगे तो जीएस पेपर 3 में ही, कि डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के अंदर क्या रिलेशन है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट कम्युनिटी से बिना कंसल्ट किए आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेकर के जाओगे और वहाँ पर फॉरेस्ट कम्युनिटी को नुकसान होता है, तो फॉरेस्ट कम्युनिटी के लोग जो हैं वो फिर हथियार उठा लेते हैं, जैसे कि नक्सलाइट्स जो काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस आर्टिकल को देख सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिंग द स्टेट्स। इस आर्टिकल को देखो लिखा है प्रकाश सिंह ने। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लेकर के एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ एक्ट ऑफ 1968 के तहत, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल, इन तीनों स्टेट्स में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, पंजाब की बॉर्डर तो लगती है पाकिस्तान से, वेस्ट बंगाल और असम की बात करें तो इसकी बॉर्डर, इन दोनों की बॉर्डर शेयर होती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ में। तो ऐसे में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन आप कंसिडर करनी शुरू कर दी है, जो कि पहले केवल 15 किलोमीटर तक ही थी। तो इस चीज़ को लेकर के कंट्रोवर्सी चल चुकी है, जिसमें पंजाब और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, ठीक है, उनके द्वारा ये कहा है कि यूनिलैटरल डिसीजन है और ये डायरेक्ट अटैक है फेडरलिज्म के ऊपर। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन को थोड़ा अगर ब्रॉडली हम स्टडी करें, वैसे तो हमने कल शाम को डिस्कस कर लिया था एक्सप्लेन पेज वाले डिस्कशन में, जिसमें क्लियर ये बताया है कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये तो ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें पूरा ही बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन है।
मतलब बीएसएफ के जो मेंबर्स हैं वो इजीली वहां पर रोम कर सकते हैं, और जो कोई भी वहां पर मेनेसेस हैं, प्रॉब्लम है, उनको टैकल करने के लिए वो काम करते हैं पूरे स्टेट्स में। ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर एरिया मतलब डिफाइन किया हो। जबकि गुजरात का जो एरिया है उसको पहले 80 किलोमीटर तक बीएसएफ ज्यूरिसडिक्शन में दिया हुआ था, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, अब तो उसको रिड्यूस करके देखो 50 किलोमीटर कर दिया। और राजस्थान में तो ऑलरेडी 50 किलोमीटर तक अवेलेबल है। और पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल में पहले 15 किलोमीटर था, अब उसको बढ़ा करके 50 किलोमीटर कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, असम को छोड़ करके, इनमें तो बीएसएफ इजीली रोम कर सकती है, पूरा का पूरा ज्यूरिसडिक्शन एरिया है। और असम में अब 50 किलोमीटर तक इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक का बीएसएफ का एरिया हो गया ज्यूरिसडिक्शन का लिए। और राजस्थान और गुजरात के अंदर, राजस्थान में पहले भी 50 था, अभी भी 50 ही है। गुजरात में पहले 80 था, अब उसको 50 कर दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये तो फिर अगर देखा जाए तो स्टेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा है ना। इस चीज को कंट्रोवर्सी में ले जाना पॉलिटिक्स हो जाती है फिर पूरी की पूरी। ठीक है, अब इसके पीछे सरकार ने ये जो कदम उठाए हैं, क्या कारण है? देखो, सबसे पहला कारण तो है थ्रेट परसेप्शन, क्योंकि हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वो बहुत कम सिक्योर हैं। आप कम सिक्योर का मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन है, कम सिक्योर तो नहीं बोलेंगे, खैर बहुत ज़्यादा टेंशन्स राइज हो रही हैं, जिनमें एक तो अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में जो कुछ भी हो रहा है। अफगानिस्तान को देखो टेक ओवर तालिबान ने कर लिया है। दूसरी तरफ देखा जाए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी जैश ए मोहम्मद, ठीक है, लश्कर ए तोयबा, ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे भी करके इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए। और वही बात है कि अलग अलग जगहों से इतने कट्स दे दो इंडिया को जिससे कि परेशानी होता रहे इंडिया, है ना। तो ये था मुद्दा। इसके अलावा अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में इंस्टेबिलिटी के चलते पंजाब को डिस्टेबलाइज करना, जैसे कि हमें पता ऑलरेडी कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हार्नेस करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा अभी ये जो मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, वहाँ पर लगभग 300 किलोग्राम तक हेरोइन कैप्चर की गई है, सीज की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर में कितने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो टेररिस्ट मिलिटेंट्स हैं उनकी वजह से हमारे जो जवान हैं उनकी डेथ हो रही है, वो शहीद हो रहे हैं लगातार। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलरली 2 का नाम मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो ये भी अपनी तरफ से एक एक मौका भुनाने की कोशिश करेंगे, कैसे भी करके बॉर्डर स्टेट्स में इंस्टेबिलिटी लाई जाए। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो उधर से भी कोई कमी नहीं आ रही है ना। चारों तरफ से देखा जाए तो उधर असम या फिर वेस्ट बंगाल, वहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स का क्राइसिस ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं। एथनिक जो इशू है वो राइज हो रहा है, एथनिक इंसर्जेंसीज राइज हो रही हैं। स्मगलिंग की बात कर लो, काउंटरफीट करेंसी की बात कर लो, ड्रग ट्रैफिकिंग की बात कर लो, या ड्रोन्स से वेपन या बॉम्ब्स को ड्रॉप करने की बात कर लो। अभी जम्मू एंड कश्मीर में आपने देखा किस तरीके से ड्रोन आया और उसने वहां पर ले जाकर के बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से कितना लॉस होता है। तो ऐसे में जो कोई भी कदम उठाए गए हैं वो इन स्टेट्स की सिक्योरिटी के लिए उठाए गए हैं, राइटर ये कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो भी स्टेट्स की तरफ से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि जी हमारी जो स्टेट पुलिस है उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी, तो राइटर एक चीज़ बोल रहे हैं कि जब कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात आती है और वो भी इन बॉर्डर एरियाज में, तो स्टेट पुलिस सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की हेल्प जरूर लेती है, क्योंकि ट्रांस बॉर्डर इशू है, इंटरनेशनल इशू है, उसमें सेंट्रल जो पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके पास में जितनी एक्सपर्टाइज है उतनी स्टेट पुलिस के पास में नहीं अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा जो अभी पंजाब में, अभी तो खैर आपको पता ही है कि सरकार तो कांग्रेस की चल रही है पर मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। तो जो पहले मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, उन्होंने तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंडोर्स किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ये जो रीसेंट इंसिडेंट्स देखे गए हैं पंजाब वाले एरिया में, जिसकी वजह से पाकिस्तान बैक्ड जो सिंडिकेट है, एक पूरा ग्रुप है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रग एंड वेपन स्मगलिंग हो रही है पंजाब में, बोलो उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ बड़ी क्लियर यहाँ पर है कि जो कोई भी अभी ज्यूरिसडिक्शन बीएसएफ का एक्सटेंड किया गया है ना, उसकी वजह से स्टेट पुलिस को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि बीएसएफ एक्ट ऑफ 1968 का जो सेक्शन 139 है ना, उसमें स्टेट पुलिस की जो भी ज्यूरिसडिक्शन है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई बात ही नहीं की है। उसमें पूरी स्टेट पुलिस को पूरी राइट है कि वो अपने हिसाब से अपने काम कर सकते हैं। मतलब ये हो गया कि
कहीं पर भी स्टेट पुलिस की पावर है उसको रिड्यूस करने की कोई कोशिशें नहीं की गई है, जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूनिलैटरली फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक है। अब देखो बीएसएफ जो है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगी तीन सेक्शंस में। तीन सेक्शन कौन से हैं मेनली? एक तो सर्च का, एक है सीजर का और एक अरेस्ट का। कि कोई भी मान लो कि स्मगलिंग करता हुआ कोई इंडिविजुअल मिलता है तो उसको अरेस्ट करना, उसके पास में कोई भी ड्रग या फिर कोई भी वेपन मिलते हैं इलीगली उनको सीज करना, और अगर किसी पे डाउट है तो उसके अगेंस्ट में सर्च करना। तो ये तीन काम ही किए जाएंगे। इनके बाद में जो एडजुडिकेशन है, चार्जशीट फाइल करनी है, वो सारे काम तो बोले स्टेट पुलिस के ही रहेंगे। अच्छा, बीएसएफ के पास में जो एक्ट्स अवेलेबल है ना जिनके बेसिस पे बीएसएफ अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगी, उसमें देखो पासपोर्ट एक्ट है 1967 का, एक पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट है 1920 का, इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके बेसिस पे ये काम करेंगी। तो ये एक तरीके से इनेबलिंग प्रोविज़न है कि स्टेट पुलिस के पास में जिन चीज़ों की कमी है ना, क्योंकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं इनके ऊपर स्टेट पुलिस काम नहीं कर सकती है, ठीक है, पासपोर्ट एक्ट हो गए और ये, तो इस तरीके से ये बीएसएफ जो है वो स्टेट पुलिस को कॉम्प्लीमेंट करेगी, स्ट्रेंथन करेगी कि कैसे भी करके लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए इन इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट्स में, और साथ में जो कोई भी स्मगलिंग का इशू आता है उसको कैसे टैकल किया जाए, ठीक है, एफआईआर दायर करना, वो सारे काम तो भाई अभी भी स्टेट पुलिस के हाथ में ही है, कोई वहां पर पावर लॉस नहीं है। तो जो कोई भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो उसके पहले सोचो। फिर वही ऑपोजिशन पॉलिटिक्स वाला केस आ गया कि आप कुछ भी स्टेटमेंट देते हो तो पहले एक बार सोच लिया करो। दूसरी कि इंडिया में एक चीज बड़ी क्लियर है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स हैं उनके स्टेटमेंट अगर नोटिस किए जाएं, और हम भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर हमने अडॉप्ट किया, पर फेडरल स्ट्रक्चर में भी हमने सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाया। वजह क्योंकि बहुत सारे मतलब इंडिया का एक तो हमारा डिवीज़न हो गया था 1947 में, दूसरा कि अलग अलग छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स को हमने एक साथ किया था, तो बहुत सारे ऐसे थे जो कि सेसेशनिस्ट टेंडेंसी के थे कि हमें तो सेपरेट होकर के अलग कंट्री बनाना है। तो इस केस में हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर तो हमारे फोर फादर्स ने पहले ही सोच समझ के दिया था। तो ऐसे में आइवर जेनिंग्स की बात करें, सर आइवर जेनिंग्स की, तो उनका तो स्टेटमेंट एकदम क्लियर है कि इंडिया हैज़ अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। वजह क्योंकि सबको साथ में रखना है, नहीं तो सब भाग जाएंगे यहां से टूट टूट करके, और वही दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया था, डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट था वो चालू हो जाएगा। इसके अलावा राजीव धवन एक और एक्सपर्ट, उनका भी यही कहना है कि जब कहीं पर भी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी खासी पावर्स अवेलेबल हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स की ऑटोनॉमी को टेक ओवर कर सकता है लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल तो सोच समझ करके पहले ही बनाया गया था। अच्छा, दूसरी कि यहां पर जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग है उसको एक्सरसाइज करने के बावजूद जैसे बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड भी कर दिया, तो क्या वाकई में स्टेट्स की जो अथॉरिटी है या स्टेट पुलिस का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको कॉम्प्रोमाइज होते हुए देख पा रहे हो? सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नेशनल इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ये थे राइटर के अपने ओपिनियन। अब आप अपनी तरफ से ओपिनियन निकालो कि जी स्टेट्स के क्या क्या कंसर्न्स हैं, कितनी लेजिटिमेसी है उनके कंसर्न्स में, और क्या अभी इनके लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। क्या आप ओपिनियन दो जस्ट, ठीक है, तैयार करो अपने खुद के ओपिनियंस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेट सिरी एंड यू। सिरी का मतलब आप जान गए होंगे, हे सिरी, है ना, एप्पल। खैर आर्टिकल को लिखा है, ये ओपनिंग आर्ग्यूमेंट है, हो सकता है ये एक्सटेंडेड वे में आगे आए। मेनका गुरुस्वामी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। बोला दशहरा आया और मैं उत्तराखंड की पहाड़ियों में अभी घूम रही हूँ, वहाँ पर देखा कि कितने शानदार तो नज़ारे हैं, कितना गज़ब का वहाँ पे माहौल है, और दूसरी तरफ दिल्ली में अभी आपको पता ही है कि टाइम वो आ चुका है जब पोल्यूशन बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो राइटर का ये कहना है कि मैं नोबेल प्राइज़ विनर, ठीक है, जिनका नाम है यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सेकेंड, वन सेक, यहाँ पर काजुओ इशिगुरो, ठीक है, उनकी नई बुक 2017 में देखो इनको नोबेल अवार्ड मिला था, ठीक है ना, लिटरेचर के लिए, काजुरो इशिगुरो, ठीक है, तो उनको काजुओ इशिगुरो को, तो इनकी नई बुक है क्लारा एंड द सन।
इसमें आर्टिफिशियल फ्रेंड के बारे में बताया है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक मशीन ह्यूमन बीइंग की तरह रिस्पॉन्ड करती है और एक ह्यूमन बीइंग का सब्स्टिट्यूट बनने के लिए अपने आप को एक तरीके से असर्शन देती है कि हाँ, मैं एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे हूँ। तो इसमें क्लारा एक आर्टिफिशियल फ्रेंड की बात की जा रही है जो कि एग्जैक्टली वैसे ही मिमिक करता है, या फिर आप कह सकते हो कि कॉपी कर लेता, बिहेव करता है कि जैसे एक इंडिविजुअल स्पीच कैसे देता है, चलता कैसे है, रिस्पॉन्स किस तरीके से करना है। तो ऐसे में क्लारा जो है वो आप एक पेरेंट्स के बारे में बताया हुआ है। इसमें पेरेंट्स अपने बच्चे को कंपनी देने के लिए क्लारा नाम से एक आर्टिफिशियल फ्रेंड लेकर के आते हैं। अब ये जो क्लारा जो है वो इस बच्चे की एक्टिविटीज़ को और इन माता पिता की एक्टिविटीज़ को देख देख करके इतना परफेक्ट हो गया, यूं लगता है कि जैसे इस बच्चे से ज़्यादा परफेक्ट तो ये रोबोट है, या फिर आप ये कह सकते हो ये जो आर्टिफिशियल फ्रेंड है वो है। तो सवाल ये है कि क्या लव जो है वो सब्स्टिट्यूटेबल है? किसी एक के प्यार के लिए एक इंडिविजुअल की जगह दूसरा इंडिविजुअल लाके बिठा सकते हो आप? तो ये जो प्रोसेस था ना लर्निंग का इस क्लारा का, वो था डीप लर्निंग प्रोसेस कि आसपास में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको समझो, अंडरस्टैंड करो, इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करो और उसी के हिसाब से एक्टिविटीज करो। तो उस बच्चे के कंपैरिजन में ये क्लारा जो था ना वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा था पेरेंट्स को। ये तो एक सिनेरियो हो गया कि ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि फार फेच्ड रेंडिशन नहीं है कि हाँ जी केवल ट्रांसलेशन है कोई एक चीज़ का। इस चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे समझ सकते हैं कि जब 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आइडिया आना शुरू हुआ था ना, तब जॉन मैकर्थी ने लिखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मशीन्स को इस तरीके से अलाउ करेगी कि वो ह्यूमन बीइंग के पास में जो इंटेलिजेंस है ना उसके हिसाब से खुद कैलकुलेट करके और फिर बाद में रिस्पॉन्स और बिहेव करना शुरू कर देगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो आप एप्पल फ़ोन में सिरी यूज़ करते हो, हे सिरी कॉल दैट, हे सिरी डू दैट, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो वो चीज़ें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस। तो ये काम कहाँ से हो रहा है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेटा कलेक्शन। अब आ जाओ आप रियल लाइफ में। ये तो स्टोरी हो गई, कुछ बैकग्राउंड था। बात यह है कि कोविड-19 की वजह से आज कितना हम डिजिटल और वर्चुअल वर्ल्ड के ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं। आज इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 1.7 बिलियन, पता नहीं इन्होंने कहाँ से कह दिया, 1.4 बिलियन भी बोलते तो चल जाता। खैर कोई नहीं, लगातार इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई इंपॉर्टेंट कि जी प्राइवेट डेटा जो है वो प्राइवेट अब रहा ही नहीं है, हर कोई उसको एक्सेस करना चाहता है। चाहे वो आधार से रिलेटेड डेटा हो, चाहे कोविन प्लेटफॉर्म पे वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो डेटा था वो, चाहे हम ITR फाइल करते हैं या जो भी GST रिटर्न फाइल करते हैं उसके लिए डेटा देना, ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पर हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दैट मीन्स डेटा इज़ अ न्यू फ्यूल। उस डेटा फ्यूल को कैसे यूज़ किया जाता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, नंबर 1 कि ये जो फेसबुक, ट्विटर, ये क्या करते हैं, एल्गोरिदम तैयार कर देते हैं और हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को ध्यान में रखते हुए हमारे सामने वही चीज़ें पेश करते हैं जो हम बार बार देखें, जिससे कि इनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो इन्होंने क्या अंडरस्टैंड किया है, हमारे ओपिनियन को अंडरस्टैंड किया है ना, हमारा जो डेटा था उसको अंडरस्टैंड किया है। तो आप देख सकते हो कि जब डेटा को अंडरस्टैंड करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिस पे जो एल्गोरिदम तैयार कर रखी है उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई करा रखा है इन प्लेटफॉर्म्स ने। तो डेटा को एक्सप्लॉइट करने का तरीका है कि नहीं ये। दूसरा तरीका, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स की बात करें जैसे कि अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इनमें देखो प्रिवेसी तो हमें मिल गई। प्रिवेसी का मतलब कि जी हम हमारे हिसाब से आराम से हमारा एक स्क्रीन लेंगे लैपटॉप की या टैब की और उसके ऊपर वीडियोस देखना शुरू कर देंगे, मूवी देख लेंगे, कोई सीरियल, कोई सीरीज, इस तरीके से देख लेंगे। तो ऐसे में जो थिएटर में जाते थे उसके कंपैरिजन में सिक्योरिटी तो आपको मिली है, पर वो देखो ना कि यहाँ पर भी आपकी जो डेटा है, जो आप एंट्री डालते हो, वो डेटा कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमें पता है क्या? तो डेटा कॉम्प्रोमाइज होने का चांस, दैट मीन्स राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन। ठीक है। अब ये जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें इस तरीके की जो रिकमेंडेशन हमारे पास में आती है, तो क्या एल्गोरिदम इतना ही काम करती है? जी बिल्कुल भी नहीं। एक बार यूनाइटेड स्टेट्स का केस अगर उठा करके देखें, राइटर ये बोलना चाह रही हैं कि वहां पर
रेसिडिविज्म का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें एक इंडिविजुअल जिसको क्रिमिनल कंसिडर करते हुए कन्विक्ट कर दिया, उसको सजा मिल गई है, उसके बावजूद भी वो नए ऑफेंस करने के लिए रेडी है। ठीक है ना। जो प्रिजनर्स हैं उनके अंदर रेसिडिविज्म बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि वो रिपीट करना चाहते हैं जो चीजें उन्होंने गड़बड़ की है। ठीक है। अब वो करना क्यों चाहते हैं उसके पीछे देखो कि उनको सेंटेंस है वो किस वजह से दिया गया है, मशीन प्रिडिक्शन की वजह से। आप देखो कि कोई इंडिविजुअल कितना दोषी है, उसको कितनी सजा होनी चाहिए, उसके लिए एक मशीन को डिप्लॉय किया हुआ है जो कि ये देखती है कि जो भी इंडिविजुअल अक्यूज्ड है वो कौन से एरिया से बिलोंग करता है। अच्छा, इसका जिप कोड ये है, इस जिप कोड के लोग तो ज्यादातर क्रिमिनल ऑफेंसेस करने के लायक हैं या नहीं, मतलब क्रिमिनल क्राइम करते हैं या नहीं करते। इस तरीके से अगर आप चेक करोगे, साथ में ये कि भाई इसका नेबरहुड कौन है, इसका पड़ोसी किस तरीके का है, क्या ये वाइट नेबर का है, इसका नेबर वाइट है या फिर ब्लैक है, तो ये सारी चीजें देख करके आप एल्गोरिदम के बेसिस पे एडजुडिकेट कर रहे हो कि जी कौन तो क्रिमिनल कितना ज्यादा ग्रेव क्राइम कर चुका है और कौन इसको, मतलब कितनी इसको पनिशमेंट होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिस पे। तो वो इंडिविजुअल क्या सोचेगा, अरे भाई मशीन ही है तो मशीन को तो हम कैसे भी डिकोड कर लेंगे, कैसे भी हैक कर लेंगे। तो यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, इन एल्गोरिदम्स का यूज करके, जब एक तरीके से कोई भी कहता है ना कि डिसीजन देना हो एक कोर्ट की तरह, तो वो चीजें फिर गड़बड़ करनी शुरू कर देती हैं। अब आ जाओ डेटा कलेक्शन के मुद्दे पे, इंडिया को लेकर के। आज हमारे यहाँ पर क्या राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड जो डेटा प्रोटेक्शन है उसके लिए कोई कानून है? अभी तक भी पार्लियामेंट्री कमिटीज में वो भटक रहा है। 2019 का कानून है, हमारे यहाँ पर कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, और बिल है वो पार्लियामेंट्री कमेटी में बातचीत होती रह रही है, आउटकम कुछ है नहीं। पुट्टा स्वामी केस 2017 सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था ना कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी भी तो इसी का पार्ट हो गया ना कि भाई मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा डेटा कोई क्यों एक्सेस कर सकता है। तो यहां पर इस चीज को कॉम्प्रोमाइज होते हुए देखा जा सकता है क्योंकि कानून ही नहीं है, और दूसरी तरफ हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं। इसके अलावा बोला जा रहा है कि जो यूनिलैटरल राइट है, मतलब सरकार जो है वो अपनी तरफ से यूनिलैटरली राइट्स को एक्सरसाइज कर रही है डेटा कलेक्शन करके। अब डेटा कलेक्शन करके और फिर उसके बाद में जो यूजर्स हैं उनको गाइड करने की कोशिश की जा रही है। राइटर एक चीज का ऑब्जेक्शन और कर रही है यहाँ पर कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इंटरमीडिएट रूल अभी आए थे, इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, तो उसमें व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म जो कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजिंग को प्रमोट करते हैं, तो बोलो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन ये डाला जा रहा है कि आप ये बताओ कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है कोई भी मैसेज का। इससे सरकार ये करना चाहती है कि कहीं पर भी अगर कोई मुद्दा ऐसा आ गया हो जिसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही है सोसाइटी में, तो उसका ओरिजिन किसने किया है उस मैसेज का, उस पोस्ट का, उसको आइडेंटिफाई करना। तो ऐसे में क्या हो गया कि जी सिटीजन्स को अब आप कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और वही चीज हो गई अल्टीमेटली कि स्टेट जो है वो पावरफुल हो रहा है धीरे धीरे इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके। अच्छा, इसके अलावा सरकारें जो हैं, केवल अपनी इंडियन गवर्नमेंट की बात ही नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है कि सरकारें जो हैं वो जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोटेंशियल यूज या फिर इनएविटेबल यूज, मतलब कि बहुत ही ज्यादा तरीके ये हो ना कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना तो काम ही नहीं होगा, उसको प्रमोट करने में बिल्कुल पीछे नहीं है। जबकि 2018 में नीति आयोग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के ऑलरेडी एक नेशनल स्ट्रेटेजी डिक्लेयर हो रखी है, जिसमें यह कहा था कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय करना चाहिए। पर साथ साथ में यह भी तो कहा था कि एक तो हमारे पास में डेटा की कमी है, और प्रिवेसी का कंसर्न भी रेज किया था, और सिक्योरिटी का कंसर्न भी रेज किया था। तो बोला इन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। जल्दी से जल्दी पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि जल्दी से जल्दी हमें एक कहता है ना कॉम्प्रिहेंसिव रॉबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ की जरूरत है, ठीक है ना। तो ऐसे में मार्केट प्लेसेस की बात करो जहां पर कंपटीशन हो रहा है कि डेटा बिक रहा है, डेटा बन रहा है, उस चीज से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है सिटीजन्स की जो खुद की फंडामेंटल राइट्स की जो बात करें अगर उसकी, ठीक है ना। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिटीजन्स को बहुत कुछ राइट दिए हुए हैं, पर प्रैक्टिकल बात की जाए तो वहां पर उन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट होते हुए हम प्रॉपरली नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मुद्दा था कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो सकता है और क्या मिसयूज हो रहा है।
ठीक है, और मिसयूज़ को रोकने का तरीका क्या हो सकता है ये भी राइटर ने बताया। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। फिर देखो फ्री टू फ्लाई हाई, इस आर्टिकल में ये बताया कि एयर इंडिया को जो गवर्नमेंट ने अभी सेल किया है 100% स्टेक्स को सेल कर दिया ना, तो बोलो उससे एक चीज़ का पता पड़ रहा है कि सरकार के ऊपर जो प्रोटेक्शनिज्म का जो एक टैग लग रहा था वो अब नहीं लगना चाहिए, कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। जैसे कि हमें बताया टाटा सन्स ने टेक ओवर किया है। ठीक है, तो इसमें एयर इंडिया के 3 पार्ट्स हैं। एक तो एयर इंडिया की एयरलाइंस हो गई, एक होगी एक्सप्रेस लिमिटेड एयर इंडिया की, और एक है सच एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, वो भी एयर इंडिया का ही है। तो इनको टेक ओवर कर लिया गया टाटा के द्वारा। तो वैसे तो देखो लगातार नुकसान हो रहा था, राइटर के द्वारा, राइटर मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इनका ये कहना है कि हर दिन लगभग 20 करोड़ का नुकसान हो रहा था इस एयरलाइन की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए। तो वो नुकसान इतना ज़्यादा था कि फिर बाद में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हर एक सोच समझ करके फिर बाद में काम किया है कि टैक्स पेयर्स की जो मनी है वो गलत तरीके से, या आप कह सकते हो कि वेस्ट ना चली जाए। वैसे अगर देखा जाए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर उसके द्वारा ये कहा गया है कि जब से कोविड-19 आया तो सबसे ज़्यादा नुकसान ही एयरलाइंस को उठाना पड़ा है, और वो भी कितना, वर्ल्ड ओवर लगभग 370 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है अभी तक। एयरपोर्ट्स की या नेविगेशन सर्विसेज की बात करें तो उनको भी नुकसान हुआ है। एयरपोर्ट्स को लगभग 115 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, और नेविगेशन सर्विसेज को लगभग 13 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो एयर इंडिया में भी कोई अछूता नहीं रहा है। वैसे तो हमें पता है कि वंदे भारत मिशन जैसे प्रोग्राम्स एयर इंडिया के बेसिस पे कंडक्ट कराए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें कि कोविड के टाइम पे जो अलग अलग कंट्रीज में लॉकडाउन लगे तो इंडियंस को वहाँ से निकाल के लाना इंडिया में, उसके लिए यही एयर इंडिया काम कर रही थी। पर वही बात है कि फाइनेंशियल कंडीशन जब बिगड़ती चली जाती है ना, और जब हम एक मार्केट फोर्स पे काम करना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव मैनर में किसी सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर बाद में एक पेट्रोनेज किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को या किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी को गवर्नमेंट के द्वारा अगर दी जाती है तो वो एंटी कॉम्पिटिटिव हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। ठीक है ना, तो बोले ये कि सरकार के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे थे ना कि बोले प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रही है सरकार, तो बोले प्रोटेक्शनिज्म नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है कि कैसे भी करके प्राइवेट सेक्टर को प्रमोशन मिले और लोग अपनी एफर्ट्स, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे ग्रो कर सकें। है कि नहीं, आगे चलते हैं। फिर देखो लास्ट आर्टिकल है एन अनफेयर टेस्ट, नीट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखो इसको लेकर के ए राजन कमेटी ऑलरेडी अपॉइंट कर दी थी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। देखो ए राजन कमेटी है ना, ठीक है, कि नीट जो है वो इक्विटेबल मेथड्स पे काम कर रही है कि नहीं, सिलेक्शन मेथड सही है कि नहीं। तो इस कमेटी की जो सर्चिंग्स थी उनको देखो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि क्या आउटकम था, कि नीट में सबसे बड़ी मुश्किलें क्या आ रही है कि जो पुअर बैकग्राउंड या मार्जिनलाइज बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोचिंग कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, जिसकी वजह से पैसे वाले लोग या जो फिर एडवांस्ड कैटेगरी के जो लोग हैं या क्लासेस के लोग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी एक कोट यहाँ पर दिया जा रहा है, दैट इज़ कि आप एक फ़िश की एबिलिटी इस चीज़ से चेक नहीं कर सकते हो कि जी आप एक पेड़ चढ़ के दिखाओ, नहीं तो वो ज़िंदगी भर यही सोचेगी कि मैं कितनी स्टूपिड थी कि मुझे पेड़ ही चढ़ने की कोशिशें करने की लिए लगी रही और मेरा टाइम ख़राब हो गया उसके अंदर कितना सारा। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि देखो एक तो इक्विटेबल मैनर में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नीट में रिफॉर्म्स के लिए यही बोला गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, ये साफ साफ स्टेटमेंट उसमें ये है कि वो रीजनल एजुकेशनल सिस्टम को प्रमोट करना चाहती है, मल्टीलिंगुअल सिस्टम को प्रमोट करना चाहती है, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल हो एजुकेशन के थ्रू, वो सारी चीज़ें। तो बोले जब आप लोकल इश्यूज़ पे फोकस कर रहे हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, तो फिर नीट को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ही आप डायरेक्ट कर दो ना। और इसका तरीका क्या है कि आप रीजनल इश्यूज़ के हिसाब से ही नीट को कंडक्ट करवाओ, है ना। इससे क्या होगा कि जो बायसनेस है, जिसमें जो हैव्स हैं उनके पास में तो एक्सेसिबिलिटी है और हैव नॉट्स हैं उनको मुश्किलें हो जाए। तो पॉइंट इतना सही है कि जी जो गरीब परिवार से हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन भी हमें एक कह सकते हैं ना कि उनको या तो उनको एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक है, उनको सपोर्ट देना चाहिए, या फिर आप नीट को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करो जिससे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो सके। ठीक है ना। तो नीट में रिफॉर्म्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आप बता दो अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
और एक दूसरे के कमेंट्स आप देख लिया करो, ठीक है। और बाकी कोचिंग वाला मुद्दा हम ऑलरेडी पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, इसलिए थोड़ी सी बस एक वो नज़र ही डालनी थी इस पर। तो इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो हमने देख लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।